गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको अगस्त ऑफर तक करा दिया था। इस वाले पार्ट में मैं आपको स्टार्ट करूंगा क्रिप्स मिशन से। क्रिप्स मिशन 1942। तो इसमें क्या होता है कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स इंडिया में आते हैं और वो एक प्लान बताते हैं, क्योंकि सर स्टैफर्ड क्रिप्स का मेन एम क्या था कि इंडियन सपोर्ट मिले। किस चीज में? वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या मिले? इंडिया को इंडियन सपोर्ट मिले, ब्रिटिश को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि पहले नहीं थी। अगस्त ऑफर में वाइसरॉय लिलिंथगो ने कोशिश करी, लेकिन वो चीज़ नाकामयाब रही। उसके रिएक्शन में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। अब आते हैं क्रिप्स मिशन कि क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ, क्या इसके प्रोविजंस थे, क्यों ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए ना कांग्रेस को ना मुस्लिम लीग को, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स के बारे में आपको बताता हूँ। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये लेबर पार्टी की थे, लेफ्ट विंग लेबर पार्टी। तो ये लेफ्ट विंग पार्टी थी, लेबर पार्टी, जो कि कन्वेंशनली सिंपैथेटिक रहती थी इंडियन सेल्फ रूल के। मतलब कि इनके पार्टी का कहने का हमेशा इस सपोर्ट में रहती थी इनकी पार्टी कि इंडियंस को खुद रूल करना चाहिए। मतलब डोमिनेंट स्टेटस की बात करती थी कौन? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी हमेशा कोशिश यही करती थी कि डोमिनेंट स्टेटस मिले इंडिया को। इंडिया को क्या मिले? डोमिनेंट स्टेटस। डोमिनेंट स्टेटस मैं बता चुका हूं कि किसमें? फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन। इन 3 चीजों पे आप लॉ नहीं बना सकते हैं, बाद बाकी चीजों पे बना सकते हैं। ये डोमिनेंट स्टेटस का रूल होता है। तो लेबर पार्टी हमेशा कहती थी कि इंडियंस को क्या मिलना चाहिए? डोमिनेंट स्टेटस मिलना चाहिए, मतलब कि सेल्फ गवर्निंग रूल होना चाहिए विद इन द एलिजेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही रहेंगे, लेकिन इनकी खुद का सदन होगा। सदन में सिर्फ इंडियंस होंगे, इंडियंस की बात होगी। एम्पायर ऑफ इंडिया चार्ल्स किंग 6 ही रहेंगे, लेकिन जो इंडियन पार्लियामेंट होगा वहां पे जो प्रीमियर होगा वो इंडियन होगा। वाइसरॉय कंसल्ट नहीं करेगा, प्रीमियर कंसल्ट करेगा डायरेक्ट किंग को। ये था डोमिनेंट स्टेटस। भले ही गवर्नर जनरल होगा, यहाँ गवर्नर जनरल के कमांड पे काम करेगा प्रीमियर। ये डोमिनेंट स्टेटस का रूल होता है। तो क्रिप्स यही कहते थे कि एक सेल्फ गवर्निंग रूल दिया जाए इंडियंस को। तो ये लेबर पार्टी कहती थी, ये लेबर पार्टी का मेन एम रहता था कि डोमिनेंट स्टेटस दो सभी ब्रिटिश कॉलोनीज को। अब ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स वार्ड कैबिनेट के भी मेंबर थे, वार्ड काउंसिल कैबिनेट के भी मेंबर थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और वार्ड काउंसिल कैबिनेट के जो चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल क्या थे? इस वार्ड कैबिनेट के चेयरमैन थे। और इनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी थी, जो कि कभी नहीं चाहती थी कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस या आज़ादी मिले। सेल्फ गवर्निंग इंडियन रूल के खिलाफ रहती थी हमेशा। किसकी पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ विंस्टन चर्चिल। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल
देख लो, सर स्टैफर्ड क्रिप्स किसके अंडर काम कर रहा है? विंस्टन चर्चिल के। विंस्टन चर्चिल किस पार्टी का है? कंजर्वेटिव पार्टी का है, जो कि इंडिया को कभी भी डोमिनेंट स्टेटस या फिर इंडिपेंडेंस या सेल्फ गवर्निंग इंडियन पार्टी नहीं बनाना चाहता है यहाँ पे, ठीक है। वो अभी भी चाहता है विंस्टन चर्चिल कि यहाँ पे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइसरॉय ही रूल करे, जैसे कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे काम कर रही थी वैसे ही करे। पर वो तो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि इतने मास रिवोल्ट हो रहे थे, मास मूवमेंट हो रहा था इंडिया में। तो ये सब देखते हुए, और विंस्टन चर्चिल पे प्रेशर कौन डाल रहा था? यूएस का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, क्योंकि 8 दिसंबर 1941 को 8 दिसंबर 1941 को जापानीज कहाँ पहुंच चुके थे? सिंगापुर जीत ली थी जापानियों ने 8 दिसंबर 1941 को। जापानियों ने जीत कहाँ हासिल कर ली थी? सिंगापुर। वे मार्च कहाँ कर रहे थे? ऊपर मणिपुर की तरफ आ रहे थे। और हांगकांग, फिलीपींस और सिंगापुर 8 दिसंबर 1941 तक ब्रिटिशर्स हार चुके थे। और विंस्टन चर्चिल ये जानता था कि अगर यही हाल रहा तो इंडिया भी हाथ से जाएगा, इसलिए विंस्टन चर्चिल थोड़ा सा नीचे झुका और यहाँ पे सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा कि बात सुनो, उनकी बात मानो और देखो क्या हो सकता है, बीच का एक मार्ग, मध्यम मार्ग निकालो, क्योंकि इंडिया भी जाएगा हाथ से, जापानीज ये भी जीत लेंगे, ठीक है। इसके बाद तो अब स्टैफर्ड क्रिप्स यहाँ पे आते हैं और वो मिलते हैं कांग्रेस लीडर्स से, जितने भी कांग्रेस लीडर्स, मुस्लिम लीग लीडर्स से मिलते हैं और उन्होंने अपने प्रोविजन वो अपना प्रोविजन रखते हैं। पहला चीज, स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन में कभी भी पार्टीशन को लेके उन्होंने पाकिस्तान का, अब क्रिप्स मिशन वापस से अगस्त ऑफर की तरह पाकिस्तान के आइडिया को नकार देता है, नो पाकिस्तान। अब इसमें पाकिस्तान की तो बात ये नहीं करता, पर ये क्या कहते हैं, ना ही ये वीटो पावर की बात करते हैं। अगस्त ऑफर में वीटो पावर दिया था मुस्लिम्स को, इसमें वीटो पावर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वीटो पावर के कारण कांग्रेस ने एक बार मना कर दिया था। तो इस बार ही पाकिस्तान का कोई भी बात इन्होंने क्रिप्स मिशन में डाला ही नहीं। डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा, डोमिनेंट स्टेटस दी जाएगी इंडिया को। तीसरा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्शन किया जाएगा। ये सारी चीजें आफ्टर दी वॉर होंगी, वॉर जब खत्म हो जाएगा तो ये सारी चीजें होंगी। इलेक्शन किया जाएगा, इलेक्शन होएगा प्रोविंसेस में और उन इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जो कि इस प्रोविजन को फॉलो भी किया गया, ठीक है, इस प्रोविजन को फॉलो किया जाता है। चौथा रूप इन्होंने डाला जिससे कि कांग्रेस बिल्कुल ही माने नहीं और वो पूरा प्रपोजल ही खत्म कर दिया गया, वो ये था कि यूनियन में, मतलब पूरे इंडिया, मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या होगा? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एक कॉन्स्टिट्यूशन देना। मान लो कोई एक प्रोविंस या फिर कोई भी प्रिंसली स्टेट वो चाहेगा कि मेरा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक सेपरेट यूनियन हो, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो,
तो उनका अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा अकॉर्डिंग टू द क्रिप्स मिशन प्लान। अकॉर्डिंग टू क्रिप्स मिशन कोई भी यूनियन, कोई भी प्रिंसली स्टेट, कोई भी प्रोविंस अगर चाहे तो वो खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, सेपरेट यूनियन बना सकता है। अब इसमें लॉस तो ब्रिटिश का बिल्कुल नहीं होगा, लॉस किसका होगा? इंडियन डोमिनियन का, इंडिया का। कैसे? मान लो कि बंगाल प्रोविंस है, वो क्या कहेगा? मुझे एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक सेपरेट यूनियन चाहिए। तो इसका सेपरेट यूनियन बन गया, बंगाल प्रोविंस का अलग, ये तो अलग बन गया। अब एक इंडिया यूनियन बनेगा। अब इंडिया यूनियन जो बना उसमें तो बंगाल तो आया नहीं, और ये दोनों किसके अंडर, किसके डोमिनियन होंगे? किसके डोमिनियन होंगे? इन दोनों को डोमिनियन स्टेटस दी जाएगी। तो इन दोनों को डोमिनियन स्टेटस देने वाला कौन है? ब्रिटिश एम्पायर। तो ये दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज की कॉलोनीज ही रही ना, ब्रिटिश डोमिनियन ही रहे ना, बंगाल प्रोविंस और इंडियन। ये दिमाग लगाया स्टैफर्ड क्रिप्स ने कि इंडिया टूट भी जाएगा और ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में ही दोनों रहेंगे, बंगाल और इंडियन यूनियन दोनों। इस चीज को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया कांग्रेस ने। और मुस्लिम लीग कैसे निग्लेक्ट? मुस्लिम लीग ने इस क्रिप्स मिशन को क्यों नहीं माना? क्योंकि नो पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात ही नहीं करा क्रिप्स मिशन, अनडिवाइडेड इंडिया की बात करा। भले ही उसने तोड़ तो दिया ही बंगाल, ये जो चौथा प्रपोजल से, चौथे प्रोविजन से कि सभी यूनियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, सेपरेट यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, ये हुआ क्रिप्स मिशन, जिसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने नकार दिया। ठीक है, और अगस्त ऑफर को मुस्लिम लीग को विटो पावर, मुस्लिमों को विटो पावर देने के बावजूद भी उन्होंने नकारा। क्यों? क्योंकि वापस से उनको पाकिस्तान ही चाहिए था, मतलब पाकिस्तान की रट ये लगाए हुए थे मुस्लिम लीग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान में। अब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात दोनों मान लें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बननी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ये कौन मानते हैं? कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी, ये दोनों मानते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इलेक्शंस करवाना होगा। किसमें? सेंट्रल प्रोविंस में भी हम अभी अपन पढ़ेंगे इलेक्शन कैसे हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव प्रोविंस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन कब होता है? दिसंबर 1945 में। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन कब होता है? जनवरी 1946 में। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में देखेंगे कैसे इलेक्शन होता है। वहाँ पे किसकी पार्टी सरकार बनाती है? सेंट्रल में। जैसे कि अभी सेंट्रल में बीजेपी है ना, उसी तरीके से 1945 वाले इलेक्शन, 1945-1946 इलेक्शन में उसमें सेंट्रल पे किसकी पार्टी बनती है और प्रोविंसेस में किसकी पार्टी बनती है, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। अब देखो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, इसमें टोटल सीट्स कितनी थी? 102 सीटों पे इलेक्शन हुआ। इसमें कौन जीता? 59 सीट से कौन जीता? कांग्रेस, आईएनसी। कांग्रेस की पार्टी बन गई कहां? सेंट्रल में। ये तो हमने देख लिया। इसका मेजोरिटी कितना? 51, 52 जिसका होगा वो जीत जाएगा। ये तो 59 है, साफ ज्यादा है, जीत गया कांग्रेस बहुमत से। अब आओ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। लोकसभा राज्यसभा में कांग्रेस है। अब अपन प्रोविंशियल देखेंगे। ठीक है, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि इसी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। मेन ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली।
इलेक्शन, ठीक है। इसमें कांग्रेस कितना जीतती है, आईएनसी कितना जीतती है, 923 सीट्स। देखो दोस्तों 923 सीट्स, 1937 में कितना जीता था, 707। ये 1946 जनवरी का इलेक्शन, देख लो और ज्यादा सीटें जीती इसने। टोटल सीटें कितनी थी आउट ऑफ 1585। मुस्लिम लीग ये कितना सीट जीतती है मुस्लिम लीग, 425। और ये 1937 में कितना जीती, 109। और कहीं भी सरकार नहीं बनी थी मुस्लिम लीग की, लेकिन इस बार ही मुस्लिम लीग की सरकार कहाँ बनी, 3 प्रोविंस में, 3 राज्यों में बना। कहाँ, पंजाब, ईस्टर्न और वेस्टर्न बोथ पंजाब में मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग की पार्टी बनी। यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कहाँ, यहाँ लगा पंजाब में बना, सिंध में बना और बंगाल में बना। ठीक है, पंजाब में बना, सिंध में बना, बंगाल में बना। अब यहां देखो कांग्रेस की सरकार कहां कहां बनी, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा, मद्रास, बॉम्बे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड असम। कितने प्रोविंस में जीता ये, 11 टोटल प्रोविंस था, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोविंस में किसकी सरकार बन गई, कांग्रेस की, आईएनसी। और 3 किसमें बनी, मुस्लिम लीग। अच्छा, बिहार एंड उड़ीसा अलग हो गया था इस वक्त। उड़ीसा में, बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया गया था 1936 में। तो बिहार में भी कांग्रेस जीतती है और उड़ीसा में भी कांग्रेस जीतती है। ठीक है, तो कितने स्टेट में, 8 प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार बनती है, 3 बनती है मुस्लिम लीग। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब जैसे मुस्लिम लीग, पाकिस्तान कैसे बना, इसी इलेक्शन के वजह से पाकिस्तान बना। अब मैं आपको प्रूव करूंगा कैसे। 1937 के इलेक्शन में 109 सीटें मुस्लिम लीग जीतती है और किसी भी प्रोविंस में एक भी जगह उसकी सरकार नहीं बनती। ठीक है, मतलब कि उस समय पाकिस्तान का उतना ज़्यादा मांग लोगों में नहीं था, मुस्लिमों में नहीं था, क्योंकि मुस्लिम जीती नहीं। लेकिन 1945 और 1946 के इलेक्शन में पूरे मुसलमान एक हो गए थे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि कैसे, क्यों, क्योंकि जिन्ना क्या करते थे कि वो पब्लिक मीटिंग कराता था कि उनका पाकिस्तान ऐसा होगा, उनका पाकिस्तान वैसा होगा, एक ख्वाबों की दुनिया होगी पाकिस्तान। और उनका साथ रिलीजियस इलाइट लोग, जो मौलवी लोग होते थे, वो भी लोगों को प्रीच करते थे कि पाकिस्तान के लिए आप जाएं, वोट करें। तो एक तरीके से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो था ही, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ रिलीजियस भी हो गया था ये इलेक्शन। कि कास्टिंग वोट एक इस्लामिक एक्ट बन गया था, मतलब कास्टिंग वोट क्या बन गया था, एक इस्लामिक एक्ट बन गया।
जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे पूरी सबने मुस्लिम लीग को वोट किया और 425 सीट जैसी जीत गई मुस्लिम लीग। पाकिस्तान का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। ये रास्ता ये इलेक्शन जैसे ही हुआ, मतलब कि अब अंग्रेज मुस्लिम लीग की बातों को और तवज्जो देने लग गए। और इसी बीच अब मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था? पाकिस्तान कांग्रेस बिल्कुल डिवाइड नहीं करना चाहती थी इंडिया। दोनों के बीच को डेडलॉक, दोनों के बीच में क्या हुआ? डेडलॉक। अब इन दोनों के डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए क्या भेजा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, विंस्टन चर्चिल ने? कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान में वो इसलिए भेजा गया ताकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक सहमति पे आए, एक सहमत हो, सॉल्यूशन आए, ताकि क्योंकि अब हैंड ओवर करना चाहते थे अंग्रेज इंडियन पावर को, इंडियन टेरिटरी को, इंडियन पावर, इंडियंस के हाथ। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता था कि जल्दी से इन दोनों में सहमति हो, करार हो एक, और हम इंडियन टेरिटरी को इनके हाथों में सौंप के चले जाएं। उनका मेन मकसद यही था। वैसे ऑफिशियली उन्होंने कहा कि भारत आज़ाद हो चुका है, वो माउंटबेटन प्लान में या फिर इंडिपेंडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर ने भेजा कैबिनेट मिशन प्लान। कब? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया इंडिया में, ताकि दोनों का जो डेडलॉक था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, वो ख़त्म हो और एक सहमति पे आ पाए। कैबिनेट मिशन प्लान मार्च 1946 में आते हैं और ये जब बात करते हैं कांग्रेस लीडर से और मुस्लिम लीग से, तो कांग्रेस भारत का विभाजन नहीं चाहती थी, मुस्लिम लीग को एक पाकिस्तान चाहिए था। तो कैबिनेट मिशन वालों ने कहा, मतलब कैबिनेट मिशन प्लान के कौन कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो स्टैफर्ड क्रिप्स प्लान दिया उन्होंने, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। दूसरा एवी अलेक्जेंडर, अब ब्रिटिशर्स ये डेडलॉक तोड़ना चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जल्दी से जल्दी समझौता हो और वो इंडियन टेरिटरी के पावर को इंडियंस के हाथ में दे के वो यहाँ से निकले। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। उस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग भेजा उन्होंने। पहला, जो पहले आ चुके हैं, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन प्लान दिया उन्होंने। दूसरा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। तीसरा एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों आए डेडलॉक को खत्म करने के लिए। इन्होंने प्रपोजल्स दिए, वो आप ध्यान से सुनना। प्रपोजल्स में उन्होंने ये कहा कि 3 सेक्शंस बनेंगे। कौन कौन से? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में या फिर किसी एक सेक्शन ए में हिंदू मेजॉरिटी एरियाज, सेक्शन ए में हिंदू मेजॉरिटी एरियाज होंगे। यूपी, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास। यूपी, बिहार, उड़ीसा 3 हो गया। बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास। इन 6 प्रोविंस को सेक्शन ए में रखा गया। सेक्शन बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और ब्रिटिश बलूचिस्तान। सेक्शन सी में बंगाल और असम। सेक्शन बी और सी आप देखोगे तो इसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स का है। ठीक है, तो
कैबिनेट मिशन प्लान में ये कहा गया कि हम 3 सेक्शंस बनाएंगे और इन तीनों सेक्शंस में सबके अपने अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होंगे, सबके अपने अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होंगे, सेक्शन बी में, सेक्शन ए में, सेक्शन सी में। और ये सेक्शन सी का कोई भी प्रोविंस सेक्शन ए में जा सकता है, सेक्शन बी में जा, मतलब कंपलसरी नहीं था, ये मैंडेटरी नहीं था, या कह लो फिक्स नहीं था कि मान लो बलूचिस्तान सेक्शन बी में है तो सेक्शन बी में ही रहेगा आगे भी, ऐसा नहीं। अगर असेंबली चाहेगी तो वो सेक्शन दूसरे सेक्शन में भी वो जा सकती है। अगर असेंबली चाहेगी तो वो दूसरे सेक्शन में भी जा सकती है। तो अब क्या हुआ कि 3 सेक्शंस हो गए, ठीक है। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में प्रोविंस जा सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल नियम एकदम ध्यान सुनना, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में प्रोविंस जा सकती है। अब ये जिन्ना को लगा कि ये चीज़ मैंडेटरी है, मीन्स सेक्शन बी में अगर बलूचिस्तान है तो सेक्शन बी में ही रहेगा, वो सेक्शन सी में नहीं जा सकता। तो जिन्ना के दिमाग में, जिन्ना खुश हो गया क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी जितना वो पाकिस्तान की मांग कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा एरिया उसको मिल रहा था सेक्शन बी और सेक्शन सी में। अब सेक्शन बी सेक्शन सी से प्रोविंस इधर उधर हो सकते हैं, पर जिन्ना को लगा कि ये चीज़ कंपलसरी है, मीन्स ये फिक्स है, बलूचिस्तान अगर सेक्शन बी में है तो वो सेक्शन बी में ही रहेगा, ऐसा जिन्ना को लगा, जो कि वो सच्चाई नहीं थी। अब क्या हुआ, जिन्ना कांग्रेस ने ये कहा कि हम ये मैंडेटरी नहीं है, सेक्शन सी का प्रोविंस दूसरे प्रोविंस में भी जा सकता है, और हम ऐसा करेंगे अगर हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मेजॉरिटी में है, हम इस रूल को चेंज कर देंगे। कांग्रेस ने ये बयान दिया। तो जिन्ना डायरेक्ट अंग्रेजों से पूछा, ब्रिटिशर्स से पूछा। ब्रिटिशर्स ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं कांग्रेस, इस स्कीम में, इस प्लान में सेक्शन बी का सेक्शन ए में जा सकता है, सेक्शन ए का सेक्शन सी में जा सकता है, क्योंकि पार्टीशन नहीं चाहती थी कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान अनडिवाइडेड इंडिया चाहती थी, वो पार्टीशन कभी नहीं चाहती। पार्टीशन सिर्फ एक चाहता था मुस्लिम लीग। अब क्या हुआ जिन्ना का, क्योंकि जिन्ना ने शुरू में कैबिनेट मिशन प्लान को हाँ कर दी थी, उसने कहा ठीक है आई एक्सेप्ट दिस प्लान, क्योंकि उसे लग रहा था सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों के एरियाज को मिला दे तो असम और पंजाब का, ईस्टर्न पंजाब टोटली उसके अंडर आ रहा था, मतलब बहुत बड़ा एरिया किसके पास आ रहा था, पाकिस्तान के पास आ रहा था। जैसे जिन्ना खुश था कि वाह ये तो मतलब जितना खोजा उससे ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान मिल रहा है हमें, पर ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने ये कहा कि ये तो मैंडेटरी है नहीं और हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मेजॉरिटी में रहेंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे 208 सीटें होंगी कांग्रेस की कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, मेजॉरिटी में है तो वो चेंज कर सकता है स्कीम को। तो सेक्शन बी का मान लो बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सेक्शन ए में चला गया तो पाकिस्तान और छोटा हो जाएगा, मतलब जो जिन्ना सोच रहे थे, क्योंकि सेक्शन बी का, क्योंकि अगर सेक्शन बी से बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर चला गया तब तो उनका पाकिस्तान और छोटा हो जाएगा, क्योंकि जिन्ना के दिमाग में ये था कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर किसका होगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मुस्लिम लीग की होगी, क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा मेजॉरिटी में। तो वो ये सोच रहे थे कि 5 साल के बाद वो वहाँ बिल पास करके, प्रोविंशियल असेंबली में बिल पास करके
ये सेक्शन बी और सेक्शन सी को पूरा पाकिस्तान बना देंगे। ये जिन्ना के दिमाग में था, प्लान सही था उनका, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये उन्होंने सही से ध्यान नहीं दिया। और अंग्रेजों ने कह दिया कि हाँ ये मैंडेटरी नहीं है। इवन जो प्रोविंस कोई यूनियन में या फिर कोई सेक्शन में नहीं आना चाहता है, वो भी एक प्रोविजन था कि मैं मान लो सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश जो है अभी का, वो कहे कि हमको ना सेक्शन बी में जाना, ना सेक्शन सी में जाना, हमको सेक्शन सी में जाना है, हमको सेपरेट रहना है मेरा। अब सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश चाहेगा कि उसका खुद का हो, तो वो खुद। अब सेंट्रल प्रोविंस अपना एक सेपरेट यूनियन, सेपरेट लेजिस्लेचर बना सकता था, सेपरेट यूनियन बना सकता था, सेपरेट प्रोविंस बना सकता था, उसका अपना प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होता। ये भी था प्रोविजन में कैबिनेट मिशन प्लान। तो जिन्ना का पूरा आइडिया ही फ्लॉप कर गया। साथ साथ अंग्रेजों ने भी ये कह दिया कि जो कांग्रेस कह रही है वो सही है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है कि एक ही सेक्शन में एक ही प्रोविंस हमेशा रहेगा, वो मूव कर सकता है। और कांग्रेस ने ये कह दिया था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हमारी मेजॉरिटी पार्टी है, हमारी मेजॉरिटी पार्टी होगी और हम इस स्कीम को चेंज कर देंगे। ये किसने कहा? कांग्रेस ने कहा। ये सुनते ही जिन्ना ने 27 जुलाई को एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये कहा कि पाकिस्तान ही हमारा मेन मकसद है, पाकिस्तान को लेना हमारा मेन मकसद है, पाकिस्तान के अलावा हम किसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे। 29 जुलाई को उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान में जो उन्होंने पहले जो एक्सेप्टेंस दिया था वो वापस ले लेते हैं, कैंसिल द बॉयकॉट कह लो, बॉयकॉटेड द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान को इन्होंने वापस से मना ही कर दी, जस्ट लाइक बाइबल प्लान एंड क्रिप्स मिशन। और यहीं पे इन्होंने कहा कि हमें डायरेक्ट एक्शन करना होगा। और 16 अगस्त को मास राइट होता है, इसमें 5 से 6 हज़ार हिंदू मारे जाते हैं। बंगाल में होता है ये सबसे बड़ा मास राइट। इसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या है? जैसे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी पहले, वैसा ही ये इंटरिम गवर्नमेंट है। ठीक है, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले कितने मेंबर्स होते थे? लास्ट तक 1946 तक कितने मेंबर्स हो गए थे? 14 मेंबर्स थे। इसमें कितने थे? एक वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव होंगे, वाइसरॉय होगा, ठीक है, जो कि बाइबल है। प्रीमियर वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। और 14 ऐसी मेंबर्स, टोटल कितने होंगे? 16 मेंबर का ये इंटरिम गवर्नमेंट था, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि वाइसरॉय था एक, बाद बाकी 15 इंडियन मेंबर्स थे, जो कि इंडियन मिनिस्टर्स कह लो 15, सबको एक पोर्टफोलियो दिया गया। और इस इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट कर लिया। लियाकत अली खान को फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया। इस इंटरिम गवर्नमेंट में लियाकत अली खान को क्या दिया गया? फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब बाइबल ने ये सोचा कि जैसे मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया, इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया, वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भी करेंगे। ये सोचते हुए कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन स्टार्ट हो गया। मतलब कंपोजिशन इन द सेंस इलेक्शन स्टार्ट हो गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली का
कब? इलेक्शन इन द सेंस जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ जनवरी 1946 में, उनके ही मेंबर से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV वोट के थ्रू 389 मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया। 389 मेंबर्स की एक असेंबली बनी। इस असेंबली में 296 ब्रिटिश इंडिया और 93 प्रिंसली स्टेट्स थे। टू 96 389 टोटल, 296 ब्रिटिश इंडिया और इसमें 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस CCP चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। मतलब 292 ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और CCP के 4 हो गए 296। आगे बस हो जाए। अब 296 में से मतलब 292 में से 208 सीटें किसकी थी? कांग्रेस की। 73 सीटें थी मुस्लिम लीग की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब विभाजन होगा, जब पार्टीशन होगा, तो इसी कंस्टिट्यूंट असेंबली से मेंबर्स कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान बनेगा, कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया बनेगा। तो ये 73 मुस्लिम लीग के बने, ठीक है। बाद बाकी कितने हो गए? 73 और 8 81, 11 मेंबर्स दूसरे पार्टी के, कोई इंडिपेंडेंट, कोई यूनियनिस्ट, कोई यूनाइटेड पार्टी के थे। 11 मेंबर्स। तो ये कंपोजिशन ये कब बना? नवंबर 1946 में ये असेंबली बन गई। और फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है फर्स्ट सेशन कब स्टार्ट होता है? 9 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनते हैं 2 दिन के लिए। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। इसके आगे मैं आपको अगली पार्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि थक गया हूँ।